सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे और फंडामेंटल्स के बाद फिर हम लोग टेक्निकल स्टडीज पे आएंगे। ठीक है। The US dollar started the week on a strong footing after Trump announced 25% tariff on steel and aluminum imported to the US and signaled his intention for reciprocal tariff on every nation that imposes duties on the US। तो यूएस डॉलर ने एक अच्छा स्टार्ट किया इस बात को लेकर कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया स्टील और एल्युमिनियम पे। कोई भी कंट्री कहीं से भी अगर यूएस में स्टील बेचती है एल्युमिनियम बेचती है तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। और उसके अगेंस्ट में अगर किसी भी कंट्री ने अगर अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाए तो एक रेसिप्रोकल टैरिफ यानी उसके ऊपर और ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फेड के जो चेयरपर्सन हैं, फेडरल रिजर्व बैंक, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसके चेयरपर्सन हैं पॉवेल साहब। उन्होंने इस बात को बोला कि भाई अभी हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट को डाउन करें। ये बात वो स्टार्टिंग से बोलते आए हैं जब से अपना ये साल स्टार्ट हुआ है। वेनेसडे को फिर आपका सीपीआई डेटा आया, थर्सडे को आपका पीपीआई डेटा आया। दोनों डेटा पॉजिटिव थे लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स आपका नीचे गिरा। अब इसको देखो हम कोई फंडामेंटल डेटा से जस्टिफाई तो नहीं कर सकते लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हुआ क्या। देखो मार्केट में क्या होता है कि मैंने कोई पोजीशन बना रखी है, मैं एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हूँ और इंस्टीट्यूशन की पोजीशन में और हमारी पोजीशन में रात दिन का फर्क होता है। हम लोग तो 5 पिप पे भी निकल जाते हैं, 15 पिप में भी निकल जाते हैं, 12 पिप में भी निकल जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस एक समय के लिए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए लेकिन पोजीशन लेते हैं। लेकिन उनका ऐसा मतलब नहीं है कि पोजीशन अगर उन्होंने ली है तो कभी बुक ही नहीं करेंगे, बुक तो करेंगे करेंगे प्रॉफिट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ओवरऑल डेटा जो है स्ट्रांग है। क्यों, ये बात तो आपको पहले ही पता है कि भाई इन्फ्लेशन नंबर आपका स्ट्रांग आया है। ठीक है। इन्फ्लेशन नंबर स्ट्रांग आया है तो डॉलर के लिए पॉजिटिव है। फिर आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म पेरोल डेटा रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है आपकी। उससे पहले सीपीआई डेटा से पहले नॉन फार्म पेरोल डेटा थी वो भी अच्छी थी आपकी। दूसरा, फेड ने पहले ही बोल दिया था कि ये साल में हम 0.25 बेसिस पॉइंट के 2 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे दिसंबर तक। उसमें अभी इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे तो वो भी पॉजिटिव है। तो सब चीज़ पॉजिटिव थी तो ये समय था कि बड़े प्लेयर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का, कि एक बार हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें और प्रॉफिट बुकिंग करने के समय थोड़ा सा प्राइजेस नीचे आएगा फिर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा कैसे चलता है, ये इम्पल्सिव वेव है आपकी, ये करेक्टिव वेव है। अब मान के चलो यहाँ पे कोई चीज $100 की थी, यहाँ पे $109 की हो गई और यहाँ पे $106 हो गया। तो ये 109 से जब 106 आया तो हम इसको डाउन ट्रेंड क्यों समझते हैं, हम इसकी तरह ले रहे हैं और आप और हम लोग इसको किसके लिए ले रहे हैं, डाउन ट्रेंड की तरह ले रहे हैं। फिर ये बाद में वापस उठेगा, 112 चला जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो खाली करेक्टिव वेव थी। ठीक है ना, अभी आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि भाई ये जो डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं ये खाली एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि जो भोली जनता है जो डेटा को देख के बाइंग कर रही है तो उसके अगेंस्ट में ये जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं कुछ पोजीशन अपनी मार्केट के अंदर बना रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं नीचे के लेवल पे, फिर ये पोजीशन को बनाएंगे। तो टेक्निकल लेवल पे हम समझेंगे कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है ना। फंडामेंटली डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर वीक नहीं है। तो ये 100-200 पॉइंट की जो पिप की करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन को हम लोग एक नॉर्मल करेक्शन की तरह ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही लेकिन कल कोई अगर $112 हो गया तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम स्टॉक मार्केट में लोगों को बोलते हैं कि भैया कोई शेयर ₹500 का चल रहा था, अब वो शेयर ₹300 का चल रहा है। अब हम लोगों को बोलते हैं कि भैया अभी डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट अभी रिसेशन में आ गया है या थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है तो ये समय अच्छा है, ₹300 पे खरीद लो। अभी उसको क्या लग रहा है कि नहीं सर ये 250 आएगा 200 आएगा, यानी नीचे के लेवल पे उसको मंदी नजर आ रही है। लेकिन यही शेयर जब 500 या 600 रुपये हो जाएगा तो उसको वहां से ऊपर 800 के लेवल नजर आएंगे, कहेगा कि नहीं ये तो 800 जाएगा, ये तो 900 जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेंटेलिटी होती है, साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की। ठीक है।
तो ऐसे ही इसी नॉर्मल जो ये फॉल हो रहा है डॉलर इंडेक्स को, उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हमें स्ट्रांग पोजीशन बनाने की यूरो में और जीबीपी में अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है ना। फंडामेंटल के बेसिस पे, टेक्निकल कुछ और बोल रहा है, टेक्निकल स्ट्रांगनेस बोल रहा है, ठीक है ना, लेकिन फंडामेंटल आपका क्या बोल रहा है, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग बोल रहा है, टेक्निकल आपका डॉलर के अंदर वीक बोल रहा है। ठीक है। फिर आपका मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30 बेसिस पॉइंट वर्थ ऑफ रिडक्शन दिस ईयर, 30 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रिड्यूस हो सकता है। अब इस ट्रेंड को समझो। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, 0.25 बेसिस पॉइंट करके 2 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, तो टोटल कितना हो गया, 0.50 बेसिस पॉइंट। पिछले हफ्ते हमने बोला कि 0.45 बेसिस पॉइंट का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं कि 0.30 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी आप देख रहे हो कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की पॉसिबिलिटी नीचे जा रही है। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की पॉसिबिलिटी अगर नीचे जा रही है तो डॉलर कैसे नीचे रह सकता है, डॉलर को तो ऊपर जाना है। तो यहाँ पे क्या ट्रैपिंग हो सकता है, यहाँ पे क्या ट्रैपिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ट्रैपिंग। तो फंडामेंटली तो चीजें स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली अगर करेक्शन दे रहा है तो कहता है ना कि मान के चलो कि गाड़ी में अगर ये एक बैरियर है, एक रेस हो रहा है, ये बैरियर है, तो गाड़ी पहले पीछे जाएगी और फिर स्पीड से एकदम तोड़ेगा। तो वो एक बैक, बस एक थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के बाद फिर दुगनी तेजी से ऊपर भग सकता है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन्वेस्टर में पे अटेंशन टू द मिनट्स ऑफ द लेटेस्ट एफओएमसी डिसीजन ड्यू आउट ऑन वेनेसडे। यानी वेनेसडे को एफओएमसी का जो अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी गई थी, उसके मिनट्स रिकॉर्ड होंगे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स होंगी, और ट्रेडर्स हर एक वर्ड को स्कैन करेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ेंगे, हर एक स्टेटमेंट को देखेंगे, समझेंगे कि मार्केट में जो फेड है या उसके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लोग हैं वो आने वाले समय में अमेरिकन इकोनॉमी को कैसा देख रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मिनट्स पढ़ के कि यार सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, डॉलर तो बेवजह नीचे जा रहा है, तो डॉलर के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिलेगी, और वहां पे आपको ट्रेजरी यील्ड्स भी हायर लेवल पे नजर आएंगे, और इक्विटीज मार्केट के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट पे लोगों को नेगेटिव लगा तो डॉलर कहीं ना कहीं $105 तक नीचे आ सकता है, तो वो भी अभी मैं बात करूँ। उसके अलावा ये देखना कि इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। फ्राइडे को आपका पीएमआई नंबर आएंगे। अगर ये पीएमआई नंबर्स आपके अच्छे आते हैं, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड हैं या ग्लोबल नंबर्स हैं आपके, तो इन नंबर्स को अगर आप देखते हो पॉजिटिव होते हैं तो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद कल आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है 2025 की। जब 2024 में लास्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया था, केवल 4.35% इन्होंने इंटरेस्ट रेट को रखा था। और ये अब तो क्या हुआ, उसके बाद तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, चाइना पे टैरिफ लगाया, और उसके साथ साथ इन्होंने किसी कंट्री को नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पर, तुम अगर स्टील इंपोर्ट करोगे तो नहीं, वो कहते हैं दुनिया में कोई भी अगर हमें स्टील और एल्युमिनियम देगा तो उसके ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं। अब आप इस कैलकुलेशन को समझो कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं ट्रम्प साहब ने। स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग कार्बन एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन को मिक्सिंग करके स्टील बनता है। और आयरन आयरन ओर के अंदर ऑस्ट्रेलिया टॉप एक्सपोर्टर है। और ऑस्ट्रेलिया से कौन परचेज करता है, चाइना। चाइना से कौन परचेज करता है, कनाडा, मैक्सिको। तो उसने किसी ये नहीं कहा कि कनाडा से स्टील आएगा उसमें मैं 25%, वो कहता है दुनिया में कोई भी नेशन हो, मेरे को जो भी स्टील एल्युमिनियम सप्लाई करेगा उसमें 25% टैरिफ है। ठीक है। तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 20 एक्सपोर्टिंग मटेरियल, कौन सा, एल्युमिनियम का। तो जितने भी वो 20 एक्सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें एल्युमिनियम इज वन ऑफ दैम, आयरन ओर इज वन ऑफ देम। तो दिक्कत आएगी, तो उसकी इकोनॉमी में अगर दिक्कत आई, अगर उसके टैरिफ लगने के बाद उसमें ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में अगर दिक्कत आती है, तो ये साल में 3 क्वार्टर पॉइंट कट हो सकता है, जिसके कारण आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक पड़ सकता है। अभी आज के तारीख में 80% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए, लेकिन अब मान के चलो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका नीचे नहीं आया, ऊपर भग गया। क्या कारण हो सकता है इसका, इसका कारण हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स आर प्लानिंग टू मूव, उनका क्या प्लानिंग है देयर आफ्टर, आफ्टर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स,
वो मार्केट को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है ना, उनको लगता है कि नहीं अभी हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स हाई पे हैं, हमने पिछले साल एक बार भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया है, तो इस साल जनता को खुश करने के लिए, उनकी भी आवाज को सुनने के लिए हम एक बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देते। कर दिया, खुश हो गए जनता, अब आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा वो बोल देते हैं भाई आगे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली एक आपको नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलेगा। एयूडी नीचे आएगा, फिर वापस रिकवरी देगा और ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया और ये भी कमिटमेंट कर दिया कि भाई अगर हमारी स्थिति खराब रही तो डेफिनेटली हम लोग एक्शन लेंगे और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, फिर एयूडी घुस जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो एक ही चीजों के दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो जो मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के बाद जो स्टेटमेंट आती है 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वो स्टेटमेंट से क्रक्स निकलता है कि आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमेशा आने वाले टाइम की प्लानिंग करता है। आज की प्लानिंग तो हो गई, इंटरेस्ट से रिड्यूस कर दिया, ठीक है हो गया, लेकिन अब आने वाले महीनों में नहीं करेंगे तो भैया उसका इम्पैक्ट तो आने वाले महीनों में पता लगेगा। तो अभी से पोजीशन बननी चालू हो जाएगी फिर उसके बाद वेनेसडे को आपका रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, और उसने 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी रिड्यूस करा है। लेटेस्ट उसने 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया है। जब ये पिछली बार 27 नवंबर को मिले थे, तब से अब तक जीडीपी ने क्लियर बोल दिया कि भैया न्यूजीलैंड जो है बहुत ही खतरनाक वाली पोजीशन पे पहुंच गया है, डीप रिसेशन के अंदर पहुंच गया है, जहां पे इनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ऑन टॉप ऑफ डेट सीपीआई रेट भी इनका नीचे आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी इनका हायर लेवल पे पहुंच गया है। तो बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारे नंबर्स को देखते हुए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 110 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। अब मान के चलो कि यहाँ पे अलग अलग लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक साथ आप 110 बेसिस पॉइंट रिड्यूस मत करो, आराम आराम से मारो, 50 बेसिस पॉइंट पहले रिड्यूस करो। कुछ कह रहे हैं जी 25-25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करो। कहता ना कि मरते हुए आदमी को मरने भी नहीं देना है और उसको पानी भी पिलाते रहो। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कह रहे हैं कि भाई एकदम से मत डालो। तो अगर 110 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इन्होंने रिड्यूस कर दिया तो एनजेडी के लिए वीक हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी कहीं ना कहीं रोकेगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है ना, लेकिन अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस किया, लेकिन 110 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कम किया, 110 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कम किया, तो डेफिनेटली आपका ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से अगर नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली आपका ये भाग सकता है। फिर हम आते हैं यूके के डेटा पे। इन द यूके द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फॉर दिसंबर विल बी रिलीज ऑन ट्यूसडे। एम्प्लॉयमेंट नंबर दिसंबर का वो रिलीज होगा कल, यानी क्लेमेंट काउंट डेटा चेंज आएगा जीबीपी का, फॉलोड बाय दी ऑल इंपॉर्टेंट सीपीआई डेटा फॉर जनवरी ऑन वेनेसडे। रिटेल सेल्स फॉर जनवरी एंड दी पीएमआई नंबर्स फॉर फरवरी आर शेड्यूल फॉर फ्राइडे। तो रिटेल सेल्स नंबर और पीएमआई नंबर्स कब के हैं, फ्राइडे को रिलीज है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जब इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम अभी काटा था, जो ब्रॉडली एक्सपेक्टेड था, उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द रिवीजन वाज आल्सो लार्जली एंटिसिपेटेड। What came as a surprise was the unanimous vote in favor of a rate cut, with two members preferring a 50 basis point reduction. What was even more striking was that the super hawk Catherine Mann, who was the sole advocate for keeping rate steady in November, voted for a double reduction this time. यानी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर मंथ में बोला था कि भैया इंटरेस्ट रेट को अभी काटने की जरूरत नहीं है, रखो, और इस बार उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने वोट किया है कि डबल रिडक्शन करो। तो ये एक बड़ी नया डेवलपमेंट है कि जो व्यक्ति पहले एकदम था कि भाई नहीं इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, वो एकदम से नेगेटिव हो गया रिड्यूस करो। तो इसी बेसिस पे इन्वेस्टर अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 50 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रिड्यूस होना चाहिए इस साल में, अकॉर्डिंग टू द यूके ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। However, traders may lower their bet if the CPI data confirms the bank concern about sticky inflation going forward, particularly if the PMI indicate further improvement in the economic activity. तो ये डेटा आपका चेंज हो सकता है अगर सीपीआई डेटा आपका स्ट्रॉन्ग आता है और पीएमआई नंबर्स आपके स्ट्रॉन्ग आते हैं जो कि जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर ये दोनों नंबर आपके स्ट्रॉन्ग आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके जीबीपी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। फिर आता है यूरोजोन पीएमआई नंबर।
Apart from the US and the UK PMIs, Friday agenda include Eurozone's PMI number as well. यूरोजोन के भी पीएमआई नंबर हैं। और अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू लोअर इंटरेस्ट रेट बाय अनदर 80 बेसिस पॉइंट दिस ईयर, यानी ये भी इंटरेस्ट रेट लोअर करने के चक्कर में। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये चाहे कितना भी इंटरेस्ट रेट लो करें राइज करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आपका डॉलर इंडेक्स नहीं गिरेगा ना, तब तक ये भगेंगे नहीं। चाहिए अब मैं कहता हूँ कितना भी इंटर नेगेटिव कर दो, यूरो की इकोनॉमी को खत्म कर दो, डॉलर गिरेगा यूरो भगेगा। इनका कोरिलेशन कुछ टाइप से। तो आपको क्या करना है, खाली डॉलर के एनालिसिस को देखना है और यूरो जीबीपी के एनालिसिस को छोड़ देना है डॉलर की मूवमेंट के ऊपर। ठीक है ना। तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप यूरो की एनालिसिस करते रहो, वहां के आप जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखते रहो, सब कुछ देखते रहो, घंटा भी फर्क नहीं पड़ना। डॉलर गिरेगा, यूरो भगेगा, जीबीपी भगेगा। साल में यस एक या दो बार ऐसा होता है, बहुत कम बार देखा है मैंने, कि डॉलर वहीं खड़ा रहता है, उस समय यूरो के फंडामेंटल इफेक्ट करेंगे, जीबीपी के फंडामेंटल इफेक्ट करेंगे और उसमें ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे और डॉलर को वहीं रोके रखेंगे उसको। ठीक है ना। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम तो डॉलर को ही फॉलो करता है। अच्छा, फॉलोइंग Falling in spite of Trump steel and aluminum tariff, the Canadian currency performed surprisingly well against the US dollar this week. इस हफ्ते डॉलर कैनेडियन डॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जबकि उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया और कनाडा 80% एल्युमिनियम इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है किसको, यूएस को। यानी यूएस को जो इंपोर्ट है 80% यूएस इंपोर्ट करता है कनाडा से एल्युमिनियम, उसके बावजूद। फिर आपका फ्राइडे को बेटर देन एक्सपेक्टेड कैनेडियन जॉब रिपोर्ट फॉर जनवरी, ट्रेडर्स आर असाइनिंग अराउंड ए 55% चांसेस फॉर द बैंक ऑफ कनाडा टू टेक द साइडलाइंस एट इट्स अपकमिंग गैदरिंग ऑन मार्च 12। मार्च 12 को जब बैंक ऑफ कनाडा मिलेगा, तो वहां पे चांसेस कम है, आधे आधे चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करा जाए या ना करा जाए। अब ये प्रोबेबिलिटी कब चेंज हो सकती है, कल इसका सीपीआई डेटा है। अगर सीपीआई डेटा आपका 2% के नीचे आ जाता है, तो 101% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, कैनेडियन डॉलर वीक हो जाएगा, यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, यूएसडी कैड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आ जाते हैं, तो यूएसडी कैड गिर जाएगा, क्योंकि उस समय में कैनेडियन डॉलर आपका स्ट्रांग होगा और यूएसडी वीक हो जाएगा। इसके अलावा फ्राइडे को आपको कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर में भी ध्यान देना चाहिए। आखिरी में, जो जेपीवाई करेंसी पेयर के लोग हैं, वो बैंक ऑफ जापान की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं कि भैया तुम कब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करोगे। तो उसका आंसर मिलेगा आपको फ्राइडे को, जब एशियन सेशन के अंदर आपका टोक्यो सीपीआई नंबर्स आपके रिलीज होंगे। अगर वो सीपीआई नंबर जो कि इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, वो डेटा अगर इंक्रीज होकर आता है, तो डेफिनेटली बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है। तो उस समय आपके जेपीवाई करेंसी पेयर को पॉजिटिविटी मिलेगी और ये करेंसी पेयर गिर जाएंगे। लेकिन अगर वो डेटा नेगेटिव आ गया, तो ये भाग जाएंगे। सिंपल। तो ये था आपका फंडामेंटल। अब हम चलेंगे टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, तो अब हम आते हैं डॉलर के ऊपर। टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद उसका लो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको क्लियर कट एक चीज बोली थी, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 107 का। इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, बहुत बढ़िया, हमारी कंडीशन मैट हो गई। लेकिन इसका लो अभी ब्रेक नहीं हुआ। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोर्ट से जो होता है ना फेक ब्रेकआउट इसी को बोला जाता है कि भैया क्लोजिंग कर दी, डेली चार्ट में नीचे बंद कर दिया और अगले दिन फिर ऊपर खींच दिया। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि फर्दर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। एक बार ये लेवल टूट गया, फिर ये $105 तक आ सकता है। अब सीधे सीधे नहीं आएगा, हो सकता है एक बार उसके बाद 107.50 चला जाए, 8 चला जाए, फिर वापस टूट जाए। ठीक है, लेकिन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता अब आपका, तब तक ये एक बार ऊपर 750 और या 8 तक आ सकता है। डॉलर तेज कब होगा, जब ये 108.50 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज हो जाएगा। और जिस दिन क्लोज होगा, उस दिन का अगर हाई ब्रेक हो गया, तो फिर यहाँ से तेजी है, फिर ये वाले लेवल्स भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अभी भी एकदम बॉटम पे है। यहाँ पे बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा श्रिंक होगा कि अरे यार ये जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रेड मत करो, आप लॉजिक को ट्रेड करो। लॉजिक ये बोलता है कि अगर ये लो नहीं टूटा तो ये ऊपर भगेगा, ये लो टूट गया तो ये नीचे जाए, सिंपल। यूरो यूएसडी पे आते हैं।
यूरो यूएसडी बहुत बढ़िया लेवल से, ये देखो पहला टॉप लगाया, वहीं पे दूसरा टॉप लगाया डबल टॉप, अब तीसरे टॉप पे वापस वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। ये जोन कौन सा है? ये जोन है आपका 1.0533 से लेकर 1.0550। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तो हर लेवल पे मिलते हैं। ट्रेंड मेरा स्ट्रांग है, ऊपर से ट्रेंड नीचे से ऊपर चलता हुआ आ रहा है, तो अब बाय कहाँ पे करें? पहली चीज तो आपको समझने की जरूरत है कि जब तक ये आरएसआई के 50 का जो लाइन है, इसके नीचे लाइन कम से कम 2-3 कैंडल्स की लाइन इसके नीचे नहीं आ जाती, ठीक है ना, 2-3 कैंडल की लाइन इसके नीचे नहीं आ जाती, तब तक ये स्ट्रांग है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, इस पोजीशन पे देखना आप, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स की लाइन 50 के नीचे आ गई थी आरएसआई के, नीचे रही नीचे रही नीचे रही, अब एक कैंडल केवल ऊपर गया, केवल एक कैंडल ऊपर गया, दूसरे कैंडल में रेड बना, वो नीचे आ गया। अगर ये 3 कैंडल ऊपर रुक जाता तो यहां से तेजी मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या इंडिकेट हो गया हमें कि यहाँ पे एक फेक तेजी बनाई थी, यहाँ पे क्या बनाई थी, फेक तेजी बनाई थी, 50 के ऊपर गया, वापस नीचे ले आया, और ये नीचे आ गया। मोमेंटम जो स्ट्रेंथ था वो फेक था। अब देखो यहाँ पर भी एक कैंडल ऊपर गया, फिर वापस नीचे ले आया, फेक मोमेंटम था। यहाँ पे जब 3 कैंडल्स आपकी ऊपर हुई 50 के ऊपर, ये देखो ये 3 कैंडल्स आपकी 50 के ऊपर हुई, उसके बाद यहाँ से देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं पकड़ा लेकिन पकड़ा। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स ही नीचे ले आया, तो जैसे ही इसका लेवल कटा, यहाँ पे देखो मूवमेंट, अब ये वापस जब 3 कैंडल्स आपके ऊपर आ गई हैं यहाँ पर, यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, इस बार इसने मोमेंटम पकड़ लिया, ठीक है ना, ऊपर है। तो जब तक ये 50 के नीचे नहीं आता तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब डिप कहाँ पे बाय करें? अच्छा पहले समझो कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो मेरे लिए तो देखो, यहाँ पर भी बाइंग हुई, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बाइंग हुई, यहाँ पे जहाँ पे स्पाइक लगा हुआ है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने, यहाँ पे भी बहुत अच्छी। तो मेरे लिए तो ये एक पहला पॉइंट था जहाँ पे इसने बहुत बढ़िया लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया। ये लेवल है 1.0317 का। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब क्वेश्चन आता है कि मैं बाय कहाँ पे करूं? हो सकता है प्राइस यहाँ से भग जाए, तो यहाँ से अगर प्राइस जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करो कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आप अपने मन से पूछो कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने को तैयार हो, और अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने को तैयार हो तो क्या इतना बड़ा मूवमेंट मेरे को ऊपर मिल सकता है? अगर नहीं मिल सकता तो क्यों अननेसेसरी फंसना? अब कई लोग होंगे कि सर आप तो डिप का वेट करते रहो, मैं तो 475 पे खरीदूंगा, 500 पे निकल जाऊंगा, 25 पिप ले लिए, मेरा काम हो गया। कब तक किस्मत साथ देगी? 25 पिप आपने अभी ले लिए, कभी ना कभी 100 पे घुसेगा, तब क्या करोगे? तो इसलिए ऑलवेज वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब राइट अपॉर्चुनिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मैंने रिट्रेसमेंट लिया, तो इसमें जो मेरा बेस्ट बाइंग होगा वो 50% और 61.8% के बीच में होगा यहाँ पे। तो ये लेवल है 1.0400 और 1.0375। इस जोन के बीच में अगर प्राइस आएगा, डिप मारेगा, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, उससे मेरा फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है 317 का, बहुत नजदीक है। मान के चलो 400 पे मैंने बाई कर लिया, 85 पिप का मेरा एसएल है मान के चलो, लेकिन 85 पिप के अगेंस्ट में क्या मेरे को 150 पिप की मूवमेंट ऊपर मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, एक्सपेक्टेशन है बक सकता है, तो ये वर्थ बाइंग है, तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। अब यहाँ से बक गया, तो बक गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे लिए, मैं वो अननेसरी का रिस्की ट्रेडर नहीं लेना था मेरे को, गया गया कोई बात नहीं, जाने दो ऊपर, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो है, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो ट्रेंड है स्ट्रांग है, और डेफिनेटली ये 650-700 तक जा सकता है। जीबीपी यूएसडी भी आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर अगेन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा 2370, तब तक ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं फंडामेंटली? फंडामेंटली बोल रहे हैं कि भैया ये 55 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे, यूरो के लिए बोल रहे हैं 80 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे, फिर काय को तेज हो रहा है जीबीपी ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये भी डिप जो है 2450 तक, इस लेवल तक अगर आता है तो बहुत बढ़िया बाइंग है आपकी, इस जोन तक, ठीक है ना। लेकिन अब यहीं से भग गया तो भग गया, क्या कर सकते हैं? हो सकता है यहाँ से 2650 जाए, 2670 जाए, फिर तोड़ दे इसको। तो इससे बेटर ये नहीं है कि मैं नीचे लेवल पे बाई वेट करूँ, यहाँ पे आने का, और 2370 पे ऐसा लगाऊं टारगेट, फिर लंबा लूँ, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप जानना चाहते हो भी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ।
यहाँ से अगर ये वाला हाई तोड़ दिया, जो ये हाई बनाया है फ्राइडे को, तो फिर आपका 2790 तक ऊपर जा सकता है। डेली चार्ट में भी हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना चालू कर दिया इसने, तो 2790 तक ये जा सकता है। ठीक है। एयूडी कैश ऊपर के लेवल पे क्यों ट्रेड कर रहा है? कल इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है और डेटा पॉजिटिव आया, फॉरवर्ड गाइडेंस पॉजिटिव आई, भाग जाएगा। पॉजिटिव नहीं आई, रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट रेट, लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस पॉजिटिव आ गया तो भी भाग जाएगा। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया और फॉरवर्ड गाइडेंस भी नेगेटिव आ गई तो गिर जाएगा। ठीक है। यूएसडी कैट में फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जिस हिसाब से है अभी मेरे को इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा नज़र नहीं आती है। फिर भी एक छोटी क्वांटिटी के साथ आप करंट लेवल पे बाय कर लो, ये वाला स्टॉप लॉस दे दो 4150 का, और यहाँ से 30-40 पिप का टारगेट ले लो, बस इतना सा आप कर सकते हो। यूएसडी सीएचएफ में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है क्या? इसमें डेवलपमेंट हुआ है सर कि पहले तो ये देखो मदर कैंडल, ये इनसाइड डे कैंडल, मदर कैंडल का हाई कटा, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। सेम लेवल के आसपास थोड़ा सा दूर सेम बनाया ये मदर कैंडल, ये इनसाइड डे कैंडल, इसका हाई ब्रेक किया, डबल बॉटम टाइप भी क्वालिफाई कर रहा है, प्राइस एक्शन भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। इसका लो है 0.8965। अब यहाँ पे आप बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस ले लो। इसके नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो निकल जाना। फिर ये 60-70 पिप तो टूटेगा ही, 100 पिप भी टूट सकता है, लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड है, एक बार 9050 और 0.9080 तक ये जा सकता है। गेटिंग दी पॉइंट। गोल्ड पे आ जाते हैं। डबल टॉप पैटर्न बनाया है, पहला ये, दूसरा ये, और आप देखोगे कि बॉडी बॉडी पे ही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। एक होता है विक टू विक सपोर्ट, एक होता है बॉडी टू बॉडी सपोर्ट। तो यहाँ पे बॉडी टू बॉडी सपोर्ट लिया है, तो यानी जब तक आज जो लो लगाया है, जब तक इसके नीचे कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं होता और उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, ये ऊपर 2925 तक, 22 से लेकर 2925 तक ये भाग सकता है। तो पहला तो ये प्राइजेक्शन हो गया। दूसरा प्राइजेक्शन क्या हो गया, अगर मैं डबल टॉप की बात करूं, तो ये जो इसने यहाँ पे गैप छोड़ा है, इसने जो इतना बड़ा गैप छोड़ा है यहाँ पे, तो ये गैप फिल करने यहाँ तक जा सकता है 2922-25 तक। वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 2940 का एसएल दो क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन लेके नीचे तक 2840 तक या 2800 तक आप टीपी ले सकते हो। गेटिंग दी पॉइंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हो गोल्ड के अंदर। की लेवल अभी यही है सर, आज का जो लो है 2875, एक्चुअली इसका जो लो बनता है 2875 है, आज का लो लगा है 2878। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर ये 2922 2925 तक जा सकता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखोगे आरएसआई पे देखो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब रेजिस्टेंस लेके जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हैपन होगा। द ब्रेकआउट विल टेक प्लेस, जब यहाँ पे इसको करेगा, सरपास करेगा इस लेवल को, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग दी पॉइंट। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। इसके अलावा और कोई करेंसी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अभी तो क्योंकि देखो गोल्ड में भी इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 2904 2903.50 यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है, सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, लेकिन झटके से इसको तोड़ के अगर खड़ा हो गया, 5-5 मिनट के दो कैंडल भी अगर 2904 के ऊपर बंद हो गए, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है आपको। और नीचे जो सपोर्ट आ रहा है इसका इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं इंटरडे की बात करूं, तो 2895 आ रहा है, 2895। अगर 2895 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो 5 पॉइंट के एसएल के साथ आप अभी आप बाई ट्रेड ले सकते हो ऊपर ब्रेकआउट के लिए। अगर ब्रेकआउट करा तो बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा यहाँ से, और अगर 2895 टूट गया तो निकल जाना बाहर। ठीक है ना। बीटीसी, बीटीसी देखो पर्सनल लेवल पे मेरे को जो लगता है, एज पर दी साइकिल थ्योरी, हर हफ्ते मैं बोलता हूँ आपको कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, लेकिन एक बार इसको 80,000 आना चाहिए, 75,000 आना चाहिए, वहां से मैं बाइंग करूंगा। और मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्द ये वाला लेवल टूटेगा इसका, 89,000 का,
और ये आपका 80,000 आएगा। ओवरऑल मैंने आपको पहले बोला है 1,25,000 1,50,000 तक जा सकता है। लेकिन मेरे को चाहिए ये कि एक बार 80,000 आ जाए, फिर मैं अपनी एंट्री बना लूँ, उसके बाद चला जाए। ठीक है ना, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए अभी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे फंड्स हैं, बड़े ईटीएफ फंड्स हैं, उन्होंने अभी पैसा डालना है इसमें बंद कर दिया है, क्योंकि उनको बड़े ही स्लगिश मूवमेंट क्रिप्टो मार्केट में नजर आ रही है अभी आफ्टर द ट्रम्प। उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई उनकी, तो उन्होंने अभी पैसा थोड़ा डाइवर्ट किया है दूसरे सेक्टर्स में, तो इसलिए इसमें फ्लो अभी कम आ रहा है। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई बहुत बढ़िया लेवल से यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है। अब इसमें भी, क्योंकि मेरे को तो मोमेंटम अच्छा लगता है, स्ट्रांग लग रहा है, तो इसमें भी रिट्रेसमेंट का मैं हेल्प लूंगा। और इसमें अगर आप बाय करो तो 61.8% बहुत बढ़िया लेवल है, 189.47। यहाँ पे अगर डिप मारता है तो ये बहुत बढ़िया आपको एक तेजी देगा। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 187.28, लेकिन टारगेट फिर आपको $194 तक के टारगेट मिलेंगे। तो टारगेट भी मैं आपको बड़े दे रहा हूँ, तो डिप आ जाए 189.47 तो वहां पे बाय करो। ठीक है। 200 250 220 पिप का एसएल रहेगा, और टारगेट भी फिर आपके 300 400 पिप तक के टारगेट रहेंगे ऊपर के। तो ये आपका जीबीपी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई आज के लिए तो वीक कैंडिडेट है, क्योंकि ये अब मेरे को नहीं लगता आज का हाई ब्रेक करेगा और ये वाले सपोर्ट पे जाएगा। तो इस वाले सपोर्ट के आसपास आप बाय ट्रेड एक ले सकते हो, ये लेवल है आपका 150.92। तो 151 के आसपास आप बाय ट्रेड लो, स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। 150.90 का एसएल क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 घंटे का चार्ट में मिनिमम 2 आवर्स का कैंडल अगर 150.90 के नीचे क्लोज हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो निकल जाना। नहीं तो 151 पे बाय करके 30 40 पे लेते हैं, तो अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है ना। क्योंकि ओवरऑल ये यहाँ तक एक बार आ सकता है 148.70 तक, इस लेवल तक ये आ सकता है, इस लेवल तक गिर सकता है 148.70 तक। ठीक है ना। यूएसडी कैड में करना क्या है, यूएसडी कैड में आपका सीपीआई डेटा आएगा। सीपीआई डेटा अगर पॉजिटिव आया, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया यानी इन्फ्लेशन के नंबर आपके पॉजिटिव आए, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब रिड्यूस नहीं होगा, एटलीस्ट रिड्यूस नहीं होगा, तो ये कैनेडियन डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो कैनेडियन डॉलर आपका ऊपर जाएगा, यूएसडी नीचे आएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो ये वीक हो जाएगा और डॉलर आपका ऊपर चला जाएगा। ये है। ठीक है। मंतुल भाई, वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा कौन सा इंडिकेटर है। प्रतीक भाई, वो अभी सर प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में है, तो अभी मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बुलबुल एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ठीक है। तो मैं आज जीबीपी यूएसडी की स्ट्रेटेजी एक करेंसी पेयर पे आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके। बाकी गोल्ड पे आप इसको 3 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे। तो 1 आवर का चार्ट आपको लगाना है, और कृपा करके मेरे साथ साथ मत लगाना ट्रेडिंग के ऊपर, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है। केवल आप नोट करना जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे ब्रेकआउट, ट्रेंड फॉलोअर। ये वाले इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, ये वाला इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप आपको ईएमए करना है, मूविंग एवरेज पीरियड फिल्टरिंग 1000 करना है आपको।
इसको 1000 करना है आपको। ठीक है, फिर आपको एक और इंडिकेटर लगाना है यहाँ पे। बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट ऑस्किलेटर बाय लक्सेल, ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको उसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे 50 करना है, यहाँ पे 2 करना है। स्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। यहाँ पे 50 करना है, यहाँ पे 2 करना है। और इस वाले इंडिकेटर में एक चीज और रह गई है, स्टाइल में आपको ट्रेंड फिल्टर मूविंग एवरेज हटा देनी है। ट्रेंड फिल्टर मूविंग एवरेज आपको हटा देना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको अच्छे से समझना। बैक टेस्ट कराता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, दो तरह के कलर्स हैं आपके। एक तो आपका पिंक कलर है बैकग्राउंड, और एक आपका ग्रीन कलर मान लेते हैं इसको, है ना, ग्रीन कलर ले लेते हैं। और नीचे यहाँ पे दो तरह की लाइनें हैं, ग्रीन कलर की लाइन है आपकी, और एक आपकी रेड कलर की लाइन है। अब कंडीशन आप समझना करना क्या है, आराम आराम से। सेटिंग में एक बार एंड में फिर बता दूंगा, एक बार आप कंडीशन देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो रेड होना चाहिए। यहाँ पे दो कैंडल आपके रेड होने चाहिए, और यहाँ पे ये लाइन आपकी रेड होनी चाहिए। अब मान के चलो यहीं पे आपकी ग्रीन लाइन आ जाती है, साइड में आ जाती है, आई ये दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो उसको इग्नोर करना है। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका रेड है तो ग्रीन लाइन को इग्नोर करना है, केवल इस रेड वाली लाइन को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे दोनों कैंडल हैं, ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल। ठीक है, इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसका लो है 1.2887। 30 से 35 पिप का हम लोग टारगेट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। कई बार इसी इंडिकेटर में हमें 300 पिप की भी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन आप समझो कि मार्केट का साइकिल चेंज होता रहता है। कभी सेम करेंसी आपको 300 पिप का मूवमेंट दे देगी, एंट्री देने के बाद 300 पिप तक की रैली खिला देगी। कई बार वही करेंसी आपको 70 पिप में ही घुमा देगी। ठीक है ना, तो इनके साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये देखो नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दो ग्रीन कैंडल हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, यहाँ पे लाइन ग्रीन है। इसका हाई कितना है, 2837। सीधी मूवमेंट कितना ऊपर गया, 3030। 3030। ठीक है, कितना बड़ा मूवमेंट आ गया। फिर ये देखो यहाँ पे दो रेड कैंडल मिल गए, यहाँ पे आपका रेड लाइन है। इन दोनों कैंडलों का लो कितना है, 3129। लो कितना लगा, 3087। 30 से 35 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया बस। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड आपका ग्रीन है। नीचे ग्रीन लाइन आ गई, ये दो कैंडल पकड़ ली। इस कैंडल का हाई कितना है, 3175। हाई कितना लगा, 3239। 30 से 35 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे देखो, ये दो रेड कैंडल मिली हमें। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर कौन सा, रेड है। यहाँ पे रेड लाइन मिल रही है। इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। इस कैंडल के नीचे इसका लो है 3110। सीधी मूवमेंट कितना लो लगा, 3002। फिर यहाँ पे देखो, ये आपके ग्रीन कलर की लाइन मिल गई। यहाँ पे बैकग्राउंड पूरी तरीके से आपका ग्रीन है। यहाँ पे हमने बाई कर लिया 3132। सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो रेड लाइन है, ये दो कैंडल मिल गई आपको, इसके लो के नीचे शॉर्ट किया 3326। सीधी मूवमेंट। अभी तक शॉर्ट चल रहा है। अब देखो आप कहोगे सर इतनी बड़ी मूवमेंट, तो मैंने आपको बोला ना, इसकी साइकिल्स होती हैं, कब कितनी बड़ी मूवमेंट देगा नो बडी कैन टेल यू। इसको कोई भी, इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये इंडिकेटर एंट्री देने के बाद मिनिमम इतने पिप का मूवमेंट देगा। अगर ये पता लग जाए तो हम राजा बन जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल का हाई, दो कैंडल का हाई का ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोबारा ग्रीन दिया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइन नहीं थी हमारी।
यहाँ पे ग्रीन लाइन प्रॉपर मिली, यहाँ पे पूरा एरिया हमारा ग्रीन था, तो यहाँ पे या इसके हाई के ऊपर या इसके हाई के ऊपर हम कहीं पर भी बाय कर लेंगे। 2492 पे बाय किया और अभी तक हमारा क्या चल रहा है, बाय ट्रेड चल रहा है। ठीक है, इसी चीज को गोल्ड में आप 3 मिनट के चार्ट में लेकर आओ। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया था 2929 पे, तब से नीचे चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एक तरीका बता रहा हूँ, रिकमेंडेड नहीं कर रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ। जब भी ग्रीन लाइन कभी कभार जब इस रेड लाइन को क्रॉस करता है ऊपर, जिस कैंडल के ऊपर करता है उसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड ले लेना, इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अब से अलग अलग है, यहाँ पे बाय ट्रेड करा दिया था, मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन गई। यहाँ पे बनाना चाह रहा था लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कर रहा था तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी, कुछ पॉइंट मिल गया। अच्छा, इंडिविजुअल अगर आपको ग्रीन लाइन मिलती है तो भी बाय कर लो आप, तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बाय किया, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे रेड लाइन बनी, यहाँ पे शॉर्ट किया 2896, लो लगा 2889, 2-3 पॉइंट चाहिए। फिर यहाँ पे बाय किया, इसके हाई के ऊपर गया ही नहीं बाय, 2906.2 अभी गया ही नहीं। आज हाई लगाया था, आज गया नहीं। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट 3 मिनट के चार्ट पे आप काम करोगे तो भी आपको रिजल्ट सही मिलेंगे इसके अंदर। अब इसकी सेटिंग दोबारा समझ लो, ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोअर की सेटिंग है ये। स्टाइल में जाना है आपको, स्टाइल में आपको ट्रेंड फिल्टर मूविंग एवरेज, इसको अनटिक कर देना है। अनटिक कर दिया आपने, इनपुट में जाना है। इनपुट में दो ही चीज बदलनी है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 1000 पीरियड का ये मूविंग एवरेज, यहाँ पे डालना है आपको। क्लियर। दूसरे इंडिकेटर में आपको 50 का लेंथ करना है और ये मल्टी जो है इसको 2 करना है इसको। क्लियर हो गया। थैंक यू, थैंक यू गाइस। सो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब आपका काम कितना सा है कि आपको अलग अलग करेंसी पेयर में देखना है कि किस किस करेंसी पेयर में इसके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। उन करेंसी पेयर को अपने रडार पे रखो और ट्रेड लो। ठीक है, इतना सिंपल काम कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। थैंक यू मित्तल जी। तो दोस्तों, ये हमारे फ्री वेबिनार में मैं आपको अपने प्रीमियम, जो हम प्रीमियम कोर्स के अंदर स्ट्रेटेजी कराते हैं, उसकी एक झलक दे रहा हूँ। ठीक है ना, और हमारा जो प्रीमियम कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओनली शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ, गोल्ड के अंदर हाँ आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज करो। अगर स्कैल्पिंग करनी है, पोजिशनल करना है तो 1 आवर यूज कर लो, आपके ऊपर है। पोजीशन में बहुत बढ़िया चलेगा, लॉसेस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट भी बड़े होंगे। ठीक है ना, लॉसेस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट भी बड़े होंगे। अब इतने बड़े प्रॉफिट होंगे आप झेल नहीं पाओगे। वो कहाँ से बाय चल रहा है, यहाँ से बाय चल रहा है, 2665.40, 2666 से बाय चल रहा है। कितना बाय दे दिया, 2762, 100 पॉइंट दे दिए, इतना झेल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना भाई, अगर 20-50 पॉइंट भी अगेंस्ट हो जाता है हमारे, तो हम होल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ भी पोजीशन काटो, तो काटने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है ना, तो काटने की हिम्मत नहीं होने के कारण दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं, फिर हम होल्ड करते हैं, लूजिंग पोजीशन को सेल में होल्ड करके रखते हैं। हाँ, तो वो नहीं करना है, काटना है काट दो, फिर दोबारा कवर अप कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू सो मच। और आई होप आपको कोई भी अब क्वेरीज नहीं है, अगर आपकी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते, टिल देन बाय, टेक केयर। प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे लें, प्रॉपर कंफर्मेशन सर मैंने आपको ही बता दिया, सिंपल सा रूल है कि आपका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, नीचे आपका ये रेड कलर की लाइन होनी चाहिए, 2 कैंडल ग्रीन के चाहिए बाय के लिए, 2 कैंडल चाहिए रेड के सेल के लिए नीचे, बस यही प्रॉपर कंफर्मेशन है। ठीक है ना, दूसरा, मेरे को पता है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा इंडिकेटर, ऐसी जादू की छड़ी जिसमें लॉस ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉस तो होगा होगा और लॉस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है,
वेलकम निखिल पटेल जी, थैंक यू नरेंद्र सर, देसाई मैम। मिनिमम एसएल कुछ नहीं होता सर, मिनिमम एसएल ये हम लोगों ने ना ऐसे वर्ड्स बना दिए कि जिसमें हमें अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए बना दी सर। कम से कम लॉस हो भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरा भी कम से कम लॉस हो, मैं क्यों चाहूंगा आपका ज्यादा लॉस हो। लेकिन अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो उसमें स्टॉप लॉस भी बड़े लेने पड़ेंगे आपको। तो मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मत चलाओ, आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलो। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं मार्केट के ऊपर, भाई मेरे को तो इतने का चाहिए स्टॉप लॉस, भाई मैं तो इतने टाइम फ्रेम पे काम करूंगा, तो फिर दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। ठीक है ना। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू अमित पटेल सर, थैंक यू मितुल भाई, राहुल जी, थैंक यू रॉकी भाई, थैंक यू एबी सर। सो भाई प्रतीक भाई, आप एक बार नरेंद्र सर से बात कर लीजिए, वो आपको पूरी प्रॉफर्म या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको नरेंद्र चौहान सर, उन्होंने अपने नंबर भी शेयर किए हैं, वो आपको दे देंगे। ठीक है ना। तो ड्यू टू सम प्रोटोकॉल रीजंस मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू एबी सर, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, टिल देन बाय, टेक केयर।